हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसमें एक कंडीशन थी कि इफ़ सोल्यूट हैज़ द सेम स्टेट, मतलब ना तो उसकी एसोसिएशन हो ना ही डिसएसोसिएशन हो, तो नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ चेंज नहीं होता। लेकिन अगर सोल्यूट की हो जाए एसोसिएशन, किसमें, वन ऑफ द सॉल्वेंट में, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको अंडरस्टूड करने के लिए सबसे पहले हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लिए। इमिसिबल लिक्विड्स लिए तो दो लेयर्स बन गई। ठीक है, उसमें सोल्यूट एक्स ऐड कर दिया हमने। उस सोल्यूट ने क्या किया, अपने आप को दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो लेट इट टू बी, फर्स्ट लेयर में उसकी कंसंट्रेशन है C1 एंड सेकेंड लेयर में उसकी कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम हमें एग्जिस्ट करने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो फेज 1 में X पड़ा है सोल्यूट और फेज 2 में X पड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सेकेंडली एक फेज में, लेट इट टू बी सेकेंड फेज में क्या हो गया, X के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन हो गई और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल XN बन गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आगे कुछ एजम्पशंस ले रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या लेट कर लिया उसने कि फेज 1 में सोल्यूट की कंसंट्रेशन, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, C1, फेज 2 में कितना प्रेजेंट है, C2। ठीक है, और अगर अल्फा क्या है उसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर अल्फा रेट से उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितनी होगी। ठीक है, लेट इट टू बी कि अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होके क्या बन गया, सिंगल बन गया। मतलब ये जो वन सिंगल है, इसको कैसे, हाफ रह गई इसकी कंसंट्रेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब हैं दैट इज 1 डिवाइडेड बाय जितने पहले थे, मतलब 2। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, C2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, C2 क्या है कि जितनी उसकी कंसंट्रेशन अब है, और n क्या है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके एसोसिएट हुए। ठीक है, इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है कि जितना उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी बन गई हमारे पास, C2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी बच गई, हर एक मॉलिक्यूल में से अल्फा पार्ट क्या हो गया, एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो गया। तो हर एक मॉलिक्यूल में से क्या बचा, नॉर्मल मॉलिक्यूल कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। ये हमने एक मॉलिक्यूल की बात की है। ठीक है, अगर पूरी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे C2 से। ठीक है, अब दो इमिसिबल लेयर्स हैं, उसमें सोल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ऑब्वियसली हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन फेज 2। ठीक है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमेशा नॉर्मल मॉलिक्यूल्स पे इम्प्लीमेंट होता है, तो फेज 2 में भी हमने एसोसिएशन या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है, कौन से मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लेनी है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, एंड दिस रेशो इक्वल्स टू कांस्टेंट K। ठीक है, फर्स्ट फेज में कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, C1, और सेकेंड फेज में नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू C2 इक्वल्स टू K। ठीक है, एंड नाउ दिस वुड बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट की बात हो गई कि दोनों सोल्यूट XX फेज 1 एंड 2 में थे और उस पर हमने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब जो सेकेंड इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है उस पर हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है,
प्रोडक्ट क्या है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी है, C2 इंटू अल्फा बाय एन, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या है, X क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन फिल कर दी हमने, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की ये कंसंट्रेशन थी 1 माइनस अल्फा C2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू k, ठीक है। अब क्या किया हमने, बोथ साइड्स, इसको n को फिनिश करना है, nth रूट है, बोथ साइड्स हमने क्या ले लिया, nth रूट, और यहाँ पे भी nth रूट लेंगे तो n से डिवाइड हो जाएगा, तो nth रूट ऑफ C2 अल्फा 1 माइनस अल्फा C2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ से है, ये n भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जब इस साइड जाएगी, इससे प्रोडक्ट करेगी तो एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा जिसको उसने कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, डिवाइड, दिस इज इक्वेशन 2, इस 2 इक्वेशन को और इसको इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके हमारे पास एक्सप्रेशन ही आ गया, ठीक है। मतलब जब भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा कि सॉल्यूट की क्या हो रही है, एसोसिएशन ओनली इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमने C1 बाय C2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की बजाय कौन सा लॉ यूज करना है, C1 बाय nth रूट ऑफ C2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज डिसएसोसिएशन, अगर सोल्यूट की क्या हो जाए, डिसएसोसिएशन, ठीक है। तो अगेन हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स ले लिए, उन्होंने 2 लेयर्स बना ली, सोल्यूट X उसमें डिवाइड हो गया, फेज 1 में उसकी कंसंट्रेशन है C1 और फेज 2 में है C2, ठीक है। लेकिन इसमें जो है उसकी डिसएसोसिएशन होगी, मतलब हर एक X मॉलिक्यूल किस में टूट गया, A प्लस B आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक तो X जो फेज 1 में है और X फेज 2 में, उनके बीच इक्विलिब्रियम है, देन फेज 2 में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ X इन फेज 1 C1, फेज 2 में C2, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अल्फा, अनडिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन या कह लो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हर एक मॉलिक्यूल में से अल्फा क्या हो जाता है, डिसएसोसिएट, मतलब क्या बचा 1 माइनस अल्फा इंटू C2, ठीक है। दोनों वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट फेज में नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड फेज में इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो सेकेंड लॉ है हमारे पास, ठीक है, पहले में हमने उस पर क्या लगाया, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम ये अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डिसएसोसिएशन हमेशा किसकी होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इक्विलिब्रियम किस में अटेंड हुआ, वीक में, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हम कंसिडर, सेकंड इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ आयंस है जिसकी कंसंट्रेशन को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब थर्ड है हमारे पास, व्हेन द सोल्यूट इज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जब सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना ले, ठीक है। तो इसमें भी हमें 2 इक्विलिब्रियम मिलेंगे, पहले तो जो X फेज 1 में पड़ा है वो किसके इक्विलिब्रियम में, X इन फेज 2। सेकंड कौन सा इक्विलिब्रियम है कि X सॉल्यूट है जो वो N मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर गया और उसने प्रोडक्ट बना लिया X इंटू NS, कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 में हमने मान ली C1 है, फेज 2 में हमने लेट कर लिया C2 है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन फेज 2 में CS है, और जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए उनकी कंसंट्रेशन C ऑफ C है, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे हम क्या अप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी C2 इक्वल्स टू K, ठीक है। अब सेकंड इक्विलिब्रियम पे क्या लगा रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो क्या कहता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन C ऑफ C डिवाइडेड बाय
x की कंसंट्रेशन C2 इंटू CS⁻n इक्वल टू K1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने से पहले क्या है, C/C/C2 को उसने ऐसे लिख लिया। सॉल्वेंट कहता हमेशा एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे, इससे प्रोडक्ट बनोगे, यहाँ पे न्यू कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब बोथ साइड्स 1 ऐड कर देना है, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, एंड दिस वुड बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। अब इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे उसने ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, मैथमेटिकल वैल्यूज़, इसको न्यू कांस्टेंट का नाम दे दिया K3, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 1 डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X इन फेज 2 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि C2 प्लस C ऑफ C का मतलब क्या है कि उसमें जितना भी टोटल सोल्यूट प्रेजेंट है, चाहे इसको अलग अलग लेते हैं लेकिन टोटल सोल्यूट की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स ले लिए, उसमें सॉल्यूट ऐड किया, वो सॉल्यूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। फेज ए में भी, फेज बी में भी, उन दोनों में उसका केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो केमिकल पोटेंशियल इन ए इक्वल्स टू केमिकल पोटेंशियल इन बी, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट प्लस आर इंटू टी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने म्यू ए की वैल्यू भी ले ली, म्यू बी की वैल्यू भी ले ली, इसमें ये पुट कर दी, इधर म्यू ए की वैल्यू है इक्वल्स टू म्यू बी की वैल्यू, ठीक है। आर टी टर्म्स को सेपरेट लिख लिया, नॉट वाली टर्म्स को सेपरेट, आर टी उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। ये सारी टर्म्स क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ये ऐसे एक्सप्रेशन बन गया। अगेन नेचुरल लॉ को फिनिश एक्सपोनेंशियल लिया, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ड्राइव्ड हो गया कि चाहे सॉल्यूट की एक्टिविटीज़ ले लो बोथ फेसेस में, ए एंड बी में, चाहे कंसंट्रेशन, उसकी रेशो इक्वल्स टू कांस्टेंट।